हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल VBA एजुकेशन। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है हमारी क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर में पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में बताएगा। व्हाट आर द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैसे इसे इम्प्रूव किया जा रहा है और क्या करना चाहिए। और फाइनली एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी हैव अ कंक्लूजन। वेल, अगर आपने मेरी पूरी सीरीज नहीं देखी तो मैं आपसे बोलता हूँ, इनफैक्ट आपको एडवाइस करता हूँ कि आप जाके पहली वीडियो से पूरी प्लेलिस्ट देख के आइए। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये अम्मू और कुमार हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि चेन्नई में ये लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं पूरी चेन्नई घूमने के लिए। अब जैसे ये सिटी में घूमते हैं, इन लोग वाटर फैसिलिटीज चार डिफरेंट पार्ट्स में देखते हैं और यहाँ हमें चार टाइप की बताई गई है। सबसे पहले अन्ना नगर में, यहाँ जो है पेड़ पौधे अच्छे से वाटर किए गए हैं, पानी वेस्ट हुए जा रहा है। देखिए यहाँ पानी वेस्ट हुए जा रहा है और यहाँ बहुत अच्छे से पानी भी आ रहा है। यहाँ सैदापेट में पानी जो है टैंकर से आता है। टैंकर से आता है या तो वुमेन बहुत दूर से वेल से लेके आती हैं। फिर थर्ड सिनारियो ये है मदीपक्कम की, यहाँ पानी बोतल में खरीद के आता है फॉर ड्रिंकिंग यूसेज। और यहाँ महिलापुर की बात है। महिलापुर में अगर पानी ना हो तो वाटर टैंकर फोन करने पाया जाता है। देखिए ये अंकल फोन कर रहे हैं, इससे अंकल का दादाजी सारे लगे हैं जो भी हैं। ये फोन क्या घुमाया इनने, यहाँ पानी वाटर टैंकर का आके खड़ा है। तो अब वाटर एंड पीपल ऑफ चेन्नई। अब सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल जैसे कि रामा गोपाल अन्ना नगर में रहते हैं। अन्ना नगर कौन सा, ये हमने देखा, ये वाला। ही इज मिस्टर राम गोपाल, यहाँ जो भी है ये होंगे शायद, क्योंकि ये पानी दे रहा है, ये पानी डाल रहा है कार पे, तो यही होंगे, अन्ना नगर में रहते हैं। तो चेन्नई में दिस एरिया लुक्स lush with green and lawns maintained by generous spring of water, यानी अच्छे से पानी भी है। बंगलोज, यहाँ के जो बंगलोज हैं have tap water for major part of the day। और जिस दिन इनकी वाटर सप्लाई इनएडिक्वेट होती है, रामा गोपाल क्या करता है, एक सीनियर ऑफिशियल से बात कर लेता है म्युनिसिपल वाटर बोर्ड में, और वाटर टैंकरिंग के लिए इजीली अरेंज हो जाता है इनके हाउस के लिए। और मोस्ट एरियाज ऑफ द सिटी, सुब्रमण्यम अपार्टमेंट्स इन मईलापुर सफर्स फ्रॉम शॉर्टेज। दिस एरिया गेट्स municipal water once in 2 days. A private borewell meets some of the residents' water need. Borewell water is, however, brackish, so residents use it in their toilets and for washing. For other uses, water is purchased from tankers. Subramaniam spends up to 500 to 600 per month। इन्हें 5 से 600 में इन्हें भी वाटर मिल जाता है ड्रिंकिंग के लिए। और पानी पीने के लिए इनने क्या किया है, तो इनने प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाया है, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम अपने घर में, यहाँ के रेजिडेंट्स ने। तो अभी हमें 2 सिनेरियोस का पता चल गया। कौन से 2? जो हमें पहले 2 बताए गए हैं। ये जो हमारा पहला बताया गया है और ये आखिरी बताया गया है। अब बाकियों के बारे में जानेंगे कि बाकियों का क्या है। तो शिवा जो है, कौन सा शिवा, ये वाला, दिस शिवा।
या नाम भी दिया है। शिवा फर्स्ट फ्लोर पे रहता है रेंट में हाउस में मड्डीपक्कम में एंड गेट्स वाटर वंस इन 4 days, 4 दिन में मिलता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर is one of the major reason why Shiva can't bring his family to. For drinking, Shiva buys bottled water. अब last scenario. Padma works as a domestic help in Saidapet and lives in the nearby slum. फिर she pays a rent of 650 for hutment and has neither a bathroom or a tap connection. For 300 such hutments, there are common tap at one corner, in which water comes from a borewell for 20 minutes twice daily. A family gets to fill a maximum of 3 buckets within this time. The same number is used for washing and drinking in summer. The flow becomes a trickle so that one family gets water only at the cost of another. People have to wait long hours for the water tankers. तो 4 सिनारियोज बताए गए। पहले सिनारियोज में वाटर बहुत इजीली अवेलेबल है, उसे वेस्ट किया जा रहा है। दूसरे सिनारियो में थोड़ी सी शॉर्टेज है वाटर की, 2 दिन में मिलता है। तीसरे सिनारियो में 4 दिन पर मिलता है और चौथे में दिन का 20 मिनट मिलता है। मतलब एक के बाद एक इनइक्वालिटी दिखाई गई है। हाउ वाटर इज इनइक्वली स्प्रेड इन ह्यूमन बीइंग्स। अब इससे क्वेश्चन आ जाएगा आपको, क्या अब मैंने जब पढ़ाया था आर्टिकल 21 राइट टू लिव, दैट लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। अब चॉइस और डिग्निटी में राइट टू, अब जीना है तो हमें पानी चाहिए, तो पानी के लिए कुछ नहीं है क्या? है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमें राइट टू हैव एक्सेसिबिलिटी ऑफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर भी है। वाटर इज अ फंडामेंटल राइट, वाटर इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। अब हम सबको पता है वाटर जो है, हमारा पानी जो है, ये जीने के लिए जरूरी है और हेल्दी रहने के लिए। Not only it is necessary for us to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can prevent many water related disease. इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा one of the largest number of cases disease such as diarrhea, dysentery, cholera, or over 1600 Indians, most of them children below the age of 5, reportedly die every day because of water related diseases. पानी ठीक से नहीं आता तो इसी वजह से कई लोग मर जाते हैं, और इनमें से ज्यादातर कौन होते हैं? तो 5 साल से नीचे के बच्चे। अब ये जो these death can be prevented if people have access to safe drinking water. सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू हैव वाटर या राइट टू हैव पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर को राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 के अंतर्गत डाल दिया है। इसका ये मतलब है कि दिस इज द राइट ऑफ एवरी पर्सन whether rich or poor, to have sufficient amounts of water to fulfill his or her daily needs at a price that he can afford. In other words, there should be universal access of water. Universal access. अब आप सोचेंगे मैंने यूनिवर्सल एक्सेस पे क्यों इतना वो एम्फोसिस डाला है, बिकॉज अगर क्या आपने आजकल यूनिवर्सल एक्सेस देखा है? देयर इज नोवेयर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर, क्योंकि अगर आप कहीं जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप
एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप वहां स्लम्स देखेंगे जहां स्केर्सली वाटर आता है, तो यहाँ यूनिवर्सल एक्सेस नहीं है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें वादा देता है, इट recognizes right to have accessibility of water as a part of life, which is under Article 21. या हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस आए हैं that the right to save drinking water is fundamental right. Most recently 2007 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट restated this while hearing a case based on letter written by a villager of Mahbubnagar district on consumption of drinking water. उस विलेजर ने क्या कंप्लेन की थी कि टेक्सटाइल कंपनी पॉइजनस केमिकल्स डिस्चार्ज कर रही है इनटू स्ट्रीम्स नियर हिज विलेज। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो रहा है, विच वॉज द सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो जो जजेस हैं उनने क्या किया कि उन्होंने बोल दिया, उन्होंने आदेश दे दिया, जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट का, उसे 25 लीटर वाटर हर एक इंसान जो उस विलेज में रहता है उससे पहुंचाना होगा। और पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं? पब्लिक फैसिलिटीज जैसे कि वाटर, like water there are other essential facilities that need to be provided to everyone, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इंटरनेट। मद्रास हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू हैव एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट को भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत डाल दिया है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, पहले मद्रास हाई कोर्ट ने डाला था। पिछले साल हमने 2 फैसिलिटीज के बारे में पढ़ा था, हेल्थ केयर और सैनिटेशन। अगर आपको याद नहीं हमने ये पढ़ा था तो आप मेरी पिछले साल की यानी कि क्लास 7 की वीडियो देख के आइए। इससे क्या होता है, अगर आप क्लास 6 से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये सब रिलेट हो जाएगा, बिकॉज एनसीईआरटी जो है ऐसे खुले खुले में हवा में नहीं डाल देती चैप्टर। ये लोग क्या करते हैं, दे इंटर रिलेट ईच चैप्टर विद द अदर। इससे क्या होता है, अगर आप इसे ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आपसे कुछ ना कुछ पार्ट मिस होगा, और अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे और कुछ ऐसे नेसेसरी पार्ट हो जो आपने छोड़ दिए तो फिर तो आप एग्जाम भी फेल कर जाएंगे। थिंक अबाउट दिस। Similarly, there are things like electricity, public transport, schools, colleges जो नेसेसरी हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज। ये सबको प्रोवाइड की जाती है। स्कूल, राइट टू हैव एजुकेशन, आर्टिकल 21A। इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब सबको प्रोवाइड करते हैं। The important characteristic of a public facility is that it is provided. Its benefits can be shared by many people. For instance, a school in the village will enable many children to get educated. Similarly, the supply of electricity to an area can be useful to many people. Farmers क्या कर सकते हैं, they can run pump sets to irrigate their field. People can also open workshops that run on electricity. Students will find it easiest to study, and most people in the village will benefit in some or the other way. मतलब इससे जो है बेनिफिट होना है सबको। पब्लिक फैसिलिटीज से किसी ना किसी, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होता है। जैसे यहाँ बताया गया, स्कूल खुलेंगे गांव में तो लोग बच्चे एजुकेट होंगे, बच्चे एजुकेट होंगे तो क्या करेंगे, वो जॉब्स पाएंगे तो ट्राई करेंगे कि गांव में विकास लाए, गांव में एडवांसमेंट में क्या होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आएगी। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, वहां लोग पंप सेट चलाना
चलाने लगेंगे, इरिगेट करने के लिए नए नए तरीके आ जाएंगे, लोग छोटी छोटी वर्कशॉप चलाने लगेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी पर रन करेंगी, बच्चों को इजियर होगा, बच्चे जो है उन्हें लगेगा कि हाँ अब आसान हो गया पढ़ना, और कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके में ऐसे उसे बेनिफिट मिलता ही रहेगा। द गवर्नमेंट्स रोल, अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? The given public facilities are so important, someone needs to carry the responsibility of providing this to the people. यानी देखो जो पब्लिक फैसिलिटीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इन्हें प्रोवाइड कराने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। कौन प्रोवाइड करेगा? ये समवन है, ये गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या है ये इंपॉर्टेंट फंक्शन? इज टू इंश्योर दैट these public facilities are made available to everyone. Let us understand why the government and only the government must bear this responsibility. Have you ever seen the private companies operate for profit in the market? You have read about the chapter on the story of shirt in your class 7 book. तो मतलब कहीं ना कहीं हमें क्लास 7 क्लास 6 से रिलेट हो ही रहा है। Most of the public facilities there are no profit to be had. For example, what profit can you accrue to a company for keeping the drains clean or running an anti-malaria campaign? A private company will not be interested in undertaking such work. Interested रहेगी? नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को बस अपना प्रॉफिट दिखता है। मैं मानता हूं कुछ को नहीं दिखता, लेकिन मोस्ट ऑफ देम सी, बट ओनली अदर पब्लिक फैसिलिटीज जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कंपनीज में बी इंटरेस्टेड। वी हैव some of this particular in our city. Similarly, if you living in a city, you will have seen private companies supplying water through tankers, supplying drinking water to sealed bottles. In such cases, private companies provide public facilities but at the price that only some people can afford. Hence, this facility is not available to all at an affordable rate. If we go by the rule of the people, we get as much as they can pay for. Then many people who cannot afford to pay or for such a facilities will be deprived of the opportunity to live a decent life. Clearly एक desirable option नहीं है। Public facilities related to people's basic नहीं है। Public facilities basic needs से related है। Any modern society requires that these facilities are provided so people's basic needs are met. A right to life that the Constitution guarantees for all the person living in the country the responsibility to provide public facilities, therefore must be that of the government. ये सब responsibility government की है। अब इसके लिए गवर्नमेंट को पैसे कहां से मिलते हैं? आपने सुना होगा कि जो गवर्नमेंट है आपकी वो हर साल बजट पेश करती है इन द पार्लियामेंट। दिस इज द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस द गवर्नमेंट हैज मेड ऑन दिस प्रोग्राम इन द पास्ट ईयर एंड हाउ मच इज प्लान टू स्पेंड इन द अपकमिंग ईयर। अब बजट की बात हो जाए, देखो बजट और मनी बिल में बहुत डिफरेंस होता है। हमारे टीचर नहीं समझा पाए, मैं समझाता हूं। ओके, सो बेसिकली मनी बिल क्या होता है? मनी बिल वो है, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ पास कराना है, आपको कुछ खरीदना है, गवर्नमेंट को कुछ खरीदना है, तो अब क्या करेंगे? एक मनी बिल पास करेंगे, उसके हिसाब से उनका जो भी वित्त मंत्री होगा या उनका जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो पैसे पास कराएगा और उस पैसे से वो लोग चीजें खरीदेंगे। दिस इज मनी बिल। और इसमें ये क्लियर किया जाता है कि इस चीज पर लोग कितना पैसा खर्च करेंगे, जबकि
हमारा जो जबकि हमारा जो बजट होता है, बजट में जैसे यहाँ बताइए पिछले साल में हमने कितना यूज किया, इस साल हम लोग कितना यूज करेंगे, ये सब बताया जाता है। हमारे टीचर नहीं समझा पाए लेकिन हम आपको बता रहे हैं। इसके बारे में ज्यादा और जानना है तो यू कैन गूगल इट। In the budget, the government also announces the various ways in which it plans to meet these expenses. The main source of revenue for the government is taxes collected from the people. The government is empowered to collect these taxes and use them for such programs. For instance, to supply water. The government has to incur cost in pumping water, carrying it over long distances, laying down pipes for distribution, treating the water for impurities, and finally collecting and treating wastewater. It meets this expense partly from the various taxes that it's collected, and partly by charging the price of water. This price is set so that most people can afford a certain minimum amount of water in daily use. अब ये पब्लिक फैसिलिटी है, दिस इज पब्लिक फैसिलिटी. Buses are most important part of public transport for over short distances. Main link to the workplaces of minority of the working people will rapidly urbanize. The public bus system, even in major cities, has not been able to keep up with the demand. As an alternative, the government has planned ambitious retro rail projects for Delhi and other metropolitan cities. Rupees 11,000 crores has been spent from the government budget for the construction of final segment of metro rail in Delhi using the latest technology. People have pointed out that this massive expenditure could have avoided if only fraction of this amount was spent on upgrading the public bus system. Would you agree? Do you think the solution for their regions of India? देखिए क्या बता रहा है कि जो बसेस हैं ये भी बहुत अच्छा काम करती हैं, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना पैसा लगा दिया पूरा दिल्ली में मेट्रोस बनाने के लिए. अब कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर ये वहां पैसे ना लगा के या बसेस पे लगाते, बसेस को अच्छा करने में, तो इससे ज्यादा अच्छा हो जाता, इससे ज्यादा लोग कैरी हो पाते हैं. अब क्या आप इस पे एग्री करते हैं, ये पूछ रहा है. वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल? There is no doubt that public facilities should be made available to all. In reality, we see that there is a great shortage of such facilities. In the rest of this chapter, we will read about the provision of water, which, as we have seen, is a public facility of great importance. Water supply in Chennai, as we saw in the beginning of the chapter, is marked by shortages. Municipal supply meets only about half the needs of the people of the city on an average. There are areas on which we get water more regularly than others. Those areas are close to the storage points to get more water, whereas colonies further away receive less water. So, the burden of the shortfalls in water supply falls mostly on the poor. The middle class, when faced with water shortages, are able to cope through a variety of means such as digging bore wells, buying water from tankers, and using bottled water for drinking. Apart from the availability of water, access to safe drinking water is also available to some and depend on what one can afford. Once again, the wealthy have more choices thanks to booming market in bottled water and water purifiers. People who can afford it have safe drinking water, whereas the poor again left out. In reality, therefore, it seems that only people with money who have the right to water. The far cry from the universal goal access to sufficient and safe water. Tasking water from farmers.
Shortage of water has opened up opportunities for private companies in a big way. Many private companies in providing water to cities by buying it from places around the city. Chennai, water is taken from nearby towns like Mamandur, Pallur, Karungizi, and from villages north of the city using a fleet of over 13,000 water tankers. Every month the water dealers pay farmers advance for the right to exploit water sources of their land. This is water taken away not just from agriculture but also from the drinking supplies of the villagers. Groundwater levels have dropped drastically in all these towns and villages as a result. In search of alternatives. This situation is not unique in Chennai. The similar scenario of shortage and acute crisis during the summer is common to other cities in India. Shortage of municipal water is increasingly being filled by expansion of private companies. वो गलती से ब्रिटिश निकल गया, क्या अभी हिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो उसे हर एंगल से पढ़ने की ट्राई करा जिससे आपको अच्छे से समझा सकूं. तो यहाँ ब्रिटिश निकल गया. वो आर सेलिंग वाटर फॉर प्रॉफिट. ऑल्सो common are great inequalities in water use. The supply of water per person in an urban city in India should be about 135 liters per day, about 7 buckets, a standard set by Urban Water Commission, whereas people in slums have to make do with less than 20 liters per day, that is 1 bucket. People living in luxurious hotel can consume as much as 16,000 liters, 80 buckets of water per day. आप लग्जरी होटल में रहिए, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि हाँ आपने कितना यूज किया. A shortage of water, municipal water is often taken as a sign of failure of the government. Some people argue that since the government is unable to supply the amount of water that is needed and many of the municipal water departments are running at loss, we should allow private companies to take over the task of water supply. According to them, private companies can perform better. Considering the following facts. अब ये facts के बारे में बताएंगे कि 4 facts के बारे में बताएंगे. In fact, through the world, water supply is a function of the government. There are very instances of private water supply. Point number 2. There are areas in the world where public water supply has achieved universal success. In few cases where the responsibility of water supply was handed over to private companies, there was a step rise in the price of water, making it unaffordable for many. Cities saw huge protest with riots in places like Bolivia, forcing the government to take back service from private hands. Within India, there are cases of success of government water departments. Through these are few in number and limited in certain area in their work. The water supply department in Mumbai raises enough money through water charges to cover its expenses on supplying water. In Hyderabad, a recent report showed that the government has increased coverage and impressed performance in revenue collection. In Chennai, the department has taken several initiatives for harvesting rainwater to increase the level of groundwater. It also uses the services of private companies for transporting and distributing water, but the government water supply department decides to rate for water tankers and give them permission to operate. Hence they are called on contract. अब ये जो है फोटो क्लियर नहीं होगी, लेकिन ये है मुंबई की लाइफलाइन. मुंबई की लाइफलाइन से मेरा मतलब क्या है, ये लोकल ट्रेन है.
Mumbai Suburban Railway is a well-functioning transport system. It is the densest rule in the world, attending to 65 lakh passengers daily, extending over a distance of 300 kilometers. These local trains allow people living far away from Mumbai to find the work in the city. Note, the high cost of housing in city makes it impossible for an average worker to live in the city. Besides safe drinking water, sanitation must be in prevention of waterborne diseases. However, the sanitation coverage is even lower than that of water. For 2001 showed that 81% of households has access to drinking water and about 36% have access to sanitation. Once again, it is the poor, both in rural and urban areas, who lack access to sanitation. Sulabh, a non-government organization, has been working over 3 decades to address the problems of sanitation facing low caste, low economic people in India. It has constructed more than 7,500 public toilets blocks, 1.2 million private toilets, giving access to sanitation to over 10 million people. The majority of people users of Sulabh facility are from poor working class. Sulabh enters into contract with municipalities and other local authorities for construction of toilets block with government funds. Local authorities provide land and fund for setting up the services, whereas maintenance costs are sometimes financed through user charges. For example, 1 rupee is charged for the use of latrines in the city. सेंसस 2001 का सेंसस क्या बताता है कि रूरल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन 44% है, लिविंग अराउंड 48 मिलियन हाउस होल्ड स्टिल इन डार्क. वेल पुरानी है, आई कांट सी नई गवर्नमेंट ने अचीव कर लिया या नहीं, बट इससे फार बेटर रिजल्ट्स होंगे अभी कि इट इज वेरी ओल्ड. Public facilities relate to our basic needs, and Constitution recognizes the right to water, health, education, etc. being a part of right to live. Thus, one of the major roles of government is to ensure an adequate the public facilities for everyone. But progress is on this front has been from satisfactory. There is a shortage in supply and there is inadequacy in distribution. Compared to the metros and large cities, towns and villages are underprovided. Compared to wealthy localities, poor localities are underserviced. Handling over these facilities to private company may not be the answer. Any solution need to take account of the important fact that every citizen of the country has the right to these facilities, which should be provided to her or him in an adequate manner. ये conclusion था हमारा. Well, thanks for watching this video. मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि अगर आपने मेरी ये सीरीज कंप्लीट नहीं देखी तो आप पहली वीडियो से देखते हुए आइए, आप पूरी सीरीज समझ में आ जाएगी. वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए